जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी कोई बहुजन समाज के नेता उभरता है तो ये समाज उनके पर्सनल जीवन पर लाछन क्यों लगाने लगते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब ये दमनकारी व्यवस्था उस बहुजन नेताओं को अपने ताकत के दम पर चुप नहीं करा पाते हैं तो वे अपने ट्रोलर के द्वारा उनके चरित्र हरण करने लगता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आरोप लगाने वाले भी उन्हीं समुदाय के लोग होते हैं जिनके लिए वो सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करते नजर आते हैं। लेकिन यदि आप इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को गौर से समझिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि भले ही आरोप उनके समाज के लोग ही लगा रहे हैं, लेकिन उस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और ही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। कोई व्यक्ति अपने हक और अधिकार के लिए, अपने समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो इससे किसी को क्यों दिक्कत होना चाहिए। भारत जैसे जातिवादी और रूढ़िवादी समाज में जब कोई बहुजन नेता उभरता है तो वह केवल सत्ता का दावेदार ही नहीं बनता, बल्कि वह उस वर्चस्ववादी व्यवस्था को भी चुनौती देता है जो सदियों से ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी कर चुकी है। ऐसी परिस्थिति में उस नेता को केवल चुनावी रूप से हराना ही काफी नहीं होता, उनकी विचारधारा को नष्ट करना और अगर हम संभव हो सके तो उनके चरित्र को कलंकित करना ब्राह्मणवादी राजनीति का रणनीति बन जाती है। आज मैं विशेष रूप से एक ऐसे ही आधुनिक बहुजन नेता की बात कर रहा हूं जिन्हें पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि उनके पर्सनल लाइफ पर बार बार हमला कर चरित्र हनन की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि ये कोई ताजुब की बात नहीं कि ये आरोप एक वाल्मीकि समाज की महिला के द्वारा लगाया जा रहा है। हम उस महिला के आरोप पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हम इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद जिनकी राजनीतिक सक्रियता न केवल दलित समाज की में चेतना का संचार कर रही है बल्कि ब्राह्मणवादी ढांचे को भी खुलकर चुनौती दे रही है। इसी कारण उन्हें बार बार चरित्र हनन, झूठे मामलों और मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में रोहिणी घावरी नामक वाल्मीकि समाज की महिला ने उन पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चंद्रशेखर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत की बेटी हूँ, बाबा साहब को अपना आदर्श मानती हूँ, सच बोलने से डरती नहीं, चापलूसी किसी से करती नहीं। कल से आप सब ने इन फर्जी अम्बेडकरवादियों का महिला सम्मान देख ही लिया। बाबा साहब के नाम पर नफरत फैलाने वाले यह घटिया लोग महानायिका बहन जी का भी अपमान कर सकते हैं तो मैं तो फिर वाल्मीकि समाज की बेटी हूँ, मेरा क्या सम्मान करेंगे। आदरणीय बहन जी ने अपना पूरा जीवन त्याग दिया इनके लिए, या इनके सगे नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे। फिर वो आगे लिखती हैं कि इन सबको पता है कि मैं सच बोल रही हूँ, इसलिए 2-3 दिन से फड़फड़ा रहे हैं। जो गलत करे वो डरे, यह लड़ाई अब बड़ी होने वाली है। मैं एक कदम पीछे हटने वाली नहीं हूँ, अब बहुत साल बर्दाश्त कर लिया मैंने। आपको बता दें कि रोहिणी घावरी मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है। वह अपने आप को अम्बेडकरवादी कहती है, लेकिन उन्होंने कई मौके पर सार्वजनिक मंच से जय श्री राम के नारे लगाए हैं, जिनके चलते उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। उनके इस नारे के ऊपर टिप्पणी करते हुए एक यूजर लिखते हैं कि मनुवादियों के टुकड़ों पर पलने वाली अंबेडकर की किताब एक भी नहीं पढ़ी होगी, पर राम के बारे में सब कुछ पता है। अपने पुरखों के संघर्षों और बलिदान व्यर्थ करने वाले दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में तो झांको। बाबा साहब को अपना आदर्श मानने वाले कभी जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है कि किसी बहुजन नेताओं को जो अपने समाज के लिए संघर्ष करते हैं उसे किसी न किसी रूप से रूढ़िवादी लोग परेशान करते रहते हैं। कभी उस पर झूठा भ्रष्टाचार का आरोप लगा देते हैं तो कभी उनके चरित्र पर सवाल खड़ा करते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसमें कई बार खुद दलित समुदाय के लोग ही शामिल होते हैं। आज चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जो करने की कोशिश किया जा रहा है वही कोशिश कभी मान्यवर कांशीराम जी के साथ भी किया जाने का प्रयास किया गया था। आपको याद होगा कि किस प्रकार एक मीडिया कर्मी ने मान्यवर कांशीराम के चरित्र पर लाछन लगाने का प्रयास किया था। ब्राह्मणवाद की यह चाल नई नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई बहुजन व्यक्ति शिक्षा, राजनीति या समाज सुधार के क्षेत्र में आगे बढ़ा है तो उसे बदनाम करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर कांशीराम तक हर बहुजन नेता को यह कीमत चुकानी पड़ी है। ब्राह्मणवादी तंत्र को यह भय हमेशा बना रहता है कि यदि बहुजन समाज अपनी असली नायकों को पहचानने लगेंगे और संगठित हो जाएंगे तो सदियों पुरानी सामाजिक असमानता की दीवारें भरभरा कर गिर जाएगी। चंद्रशेखर आजाद इस दीवार को ढाने के लिए एक हथौड़े की तरह उभरे हैं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए चरित्र हनन का अस्त्र चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से निकलकर चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी के माध्यम से दलित युवाओं में स्वाभिमान और प्रतिरोध का चेतना जगाई है। उनका नारा जय भीम जय मंडल केवल एक उद्घोष नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और आरक्षण के अधिकार की पुनर्पुष्टि है। वह केवल सड़कों पर आंदोलन करने वाले नेता नहीं है, बल्कि उन्होंने कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी है और संसदीय राजनीति में भाग लेकर स्पष्ट किया कि वे केवल विरोध नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन के प्रतीक भी बन सकते हैं। अब सवाल आता है कि चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मणवादी राजनीति के निशाने पर क्यों आ गए हैं।
तो चंद्रशेखर आजाद की उपस्थिति और उनकी आक्रामक राजनीति ने दलित, पिछड़े और मुस्लिम युवाओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह वही सामाजिक गठबंधन है जिसे ब्राह्मणवाद को सबसे ज्यादा खतरा महसूस होते रहता है, इसलिए उसे जेल में डाला जाता है, तो कभी झूठे आरोपों में फंसाया गया है। मीडिया के जरिए उनके छवि को अराजक, कट्टर, अपराधी बताने का प्रयास किया गया है। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ट्रोलिंग चलती रहती है, यहाँ तक कि उनके निजी जीवन को भी निशाना बनाने की कोशिश होती रहती है। यह वही राजनीति है जिसने पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ब्रिटिश एजेंट, कांसीराम साहब को जातिवादी और मायावती को विकास विरोधी कहकर बदनाम करने की कोशिश की थी। भारत की मुख्य धारा की मीडिया जो पूंजीवाद और सवर्ण हितों से संचालित होती है, बहुजन नेताओं को कवर ही तब करती है जब उसे किसी विवाद से जोड़ना होता है। चंद्रशेखर आजाद को भी मीडिया ने कभी उनके एजेंडा या वैचारिक कार्यक्रमों के लिए नहीं दिखाया है, बल्कि केवल तब सामने लाया जब वे पुलिस हिरासत में थे। जब वे लखीमपुर खीरी कांड में पीड़ितों से मिलने गए थे तब उन्हें रोका गया था। जब उन्होंने हाथरस में दलित लड़की की बलात्कार और हत्या के मामले में इंसाफ की मांग की तब उस पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। लेकिन क्या मीडिया ने कभी उसे सामाजिक न्याय के संघर्ष के प्रतीक के रूप में दिखाया है? नहीं, क्योंकि यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए घातक होता है। अब सवाल आता है कि इस तरह का कार्य करता कौन है और क्यों करता है? तो इसके कई जवाब हैं। एक तो है राजनीतिक प्रतिद्वंदी, जो जानते हैं कि आजाद की राजनीति उनके जातिगत समीकरण को तोड़ सकती है। जब मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी की बात कर रहा हूं तो यहाँ मैं शेड्यूल कास्ट के उन नेताओं की भी बात कर रहा हूं जिनसे ऐसे लोगों की खतरा महसूस होती है। आप ये मत समझिए कि हमेशा राजनीतिक प्रतिद्वंदी गैर शेड्यूल कास्ट ही होते हैं। कभी कभी ऐसे बहुजन नेताओं के मार्ग में अपने ही समाज के लोग बाधक बन जाते हैं। और दूसरा कारण होता है ब्राह्मणवादी बुद्धिजीवी वर्ग, जो बहुजन विचारधारा को हिंसक, प्रतिगामी और अल्पसंख्यक परस्त कहकर नकारता रहता है। और एक और व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के काम में शामिल होते हैं, वो है मुख्य धारा की मीडिया, जो बहुजन एजेंडे को मुद्दा विहीन या लोकप्रियता की लालसा के रूप में ही प्रस्तुत करती है। अब कई लोग कहते हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद गलती नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल गलती कर सकते हैं। वह भी मनुष्य है, वह कोई देवता नहीं है, वह भी एक सामान्य मनुष्य की तरह है। लेकिन क्या उनके हर राजनीतिक निर्णय को उनके निजी चरित्र से जोड़ देना न्याय संगत है? अगर कोई सवर्ण नेता अपने विरोधी से लड़ता है तो उसे आक्रामक रणनीतिकार कहा जाता है, लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा ऐसा करते हैं तो उसे अराजक तत्व करार दिया जाता है। यही दोहरा मापदंड है जो ब्राह्मणवाद का बुनियाद है। आज की आवश्यकता है कि हम केवल चंद्रशेखर आजाद को एक व्यक्ति के रूप में न देखें, बल्कि उनके रूप में एक चेतना को देखें। यह चेतना है दमन का प्रतिरोध, संगठन की शक्ति, संवैधानिक अधिकारों की मांग और मानव गरिमा की रक्षा। हमें यह समझना होगा कि बहुजन नेताओं का चरित्र हनन दरअसल बहुजन समाज के मनोबल को तोड़ने की कोशिश है। यदि हम इसे पहचान ले तो हम न केवल चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं की रक्षा कर पाएंगे, बल्कि उनके माध्यम से अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा कर लेंगे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने बार बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बात की है। उन्होंने हर मंच पे कहा है कि हम संविधान के भीतर में रहकर बदलाव लाएंगे, लेकिन अगर कोई संविधान से बाहर धकेलेगा तो हम उसे संविधान के भीतर घसीट कर लाएंगे। यह दृष्टिकोण ही उन्हें एक क्रांतिकारी नेता बनाता है, जो आक्रोश को व्यवस्था परिवर्तन में बदलने का हुनर रखते हैं। आज जब हम अपने चारों ओर देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि बहुजन नेताओं का चरित्र हनन किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित ब्राह्मणवादी राजनीति का हिस्सा है। हमें यह समझना होगा कि यह रणनीति सिर्फ आजाद जैसे नेताओं को नहीं रोक रही है, बल्कि वह हर उस दलित, पिछड़े, मुस्लिम युवा को रोक रही है जो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम है जो आज के समय में बहुजन समाज की चेतना, संघर्ष और उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। चंद्रशेखर आजाद न केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता है, बल्कि वे उस नई राजनीति धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को लेकर गांव-गांव और गली-गली में चेतना फैला रही है। ऐसे में उन्हें बदनाम करने की कोशिश कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित ब्राह्मणवादी रणनीति का हिस्सा है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बहुजन नेता जन समर्थन हासिल करता है और व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होता है, तब सत्ता और सवर्णवादी ताकतें उसे कुचलने का हर हथकंडा अपनाती है, चाहे वह चरित्र हनन का मामला हो, झूठे मुकदमे हो या मीडिया ट्रायल हो। चंद्रशेखर आजाद को जातिवादी, अराजक कहकर पेश करने की कोशिश उसी मानसिकता का विस्तार है जो कभी बाबा साहब को ब्रिटिश एजेंट कहकर प्रचारित करती थी। असल में यह हमला चंद्रशेखर आजाद पर नहीं, बल्कि उस उभरती हुई बहुजन राजनीति पर है जो अपनी शर्तों पर बात कर रही है, अपने मुद्दों को खुद तय कर रही है और सत्ता की कठपुतली बनने से इनकार कर रही है। यह राजनीति दलालों की राजनीति नहीं है, यह उस समाज की राजनीति है जो सदियों से दबी कुचली रही है और अब बोलना सीख रही है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की कोशिशों का बहुजन समाज को एकजुट होकर उस मनुवादी विचारधारा का विरोध करना चाहिए।
चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं के साथ खड़े होना हमारे लिए जिम्मेवारी की बात बनती है। हम सभी बहुजन युवाओं का कर्तव्य है कि हम चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं के साथ खड़े हों। हम यह सुनिश्चित करें कि जब वे सत्ता की राजनीति में कदम रखें तो हम उनके कंधों से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे। हम उन्हें गिराने की कोशिशों के हर उस ब्राह्मणवादी चाल को पहचानेंगे और उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे, क्योंकि यह केवल एक नेता की बात नहीं है बल्कि पूरे बहुजन समाज की आत्मसम्मान की लड़ाई है।